हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेंसी हब। साथियों, आज 20 सितंबर 2024 का द हिंदू एनालिसिस देखेंगे हम। हमारे लिए एडिटोरियल बहुत महत्वपूर्ण होता है साथियों, तो आप एडिटोरियल से नोट्स भी साथ के साथ लिखा करें। और अगर आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगे तो साथियों इसे अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें। चलिए आज का हिंदू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेलिवेंट न्यूज़ की ओर तरफ देखते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथियों, आपने वाइट रेवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। तो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 की जो शुरुआत की है वो अमित शाह जी ने की। आपको पता होगा ये कोऑपरेटिव्स जो सहकारी मंत्रालय भी इनके अंतर्गत आता है और ये गृह मंत्रालय भी इनके अंतर्गत ही है। तो इन्होंने ही आप देख सकते हैं वाइट रेवोल्यूशन 2.0 दैट मिल्क डेयरीज विल एड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड द फाइट अगेंस्ट मालन्यूट्रिशन। मतलब भुखमरी और कुपोषण से लड़ने में और महिलाओं के सशक्तिकरण में भी ये वाइट रेवोल्यूशन 2.0 जो है महती भूमिका निभाने वाला है। यहाँ पर हमें बस ध्यान रखना है कि किन्होंने इसे लॉन्च किया है और इसका क्या एम है, ये ध्यान रखना है। आपको पता होगा वाइट रेवोल्यूशन दुग्ध क्रांति से जुड़ा हुआ है जिसमें दुग्ध उत्पादन होता है। आपको पता होगा इससे पहले जो सबसे पहले वर्गीज कुरियन थे जिन्होंने पहले जो श्वेत क्रांति हुई थी उसमें उनका महती योगदान था। तो आप इसका बैकग्राउंड भी ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हम। साथियों, यहाँ पर एक अमीबा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th तक के साइंस में। अमीबा, ईस्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के नाम आपने देखा होगा जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। तो एक ऐसा अमीबा है जो कि मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस के लिए जिम्मेदार हो रहा है। ठीक है, और ये क्या है, एक प्रकार से ना ब्रेन ईटिंग अमीबा है, मतलब ये दिमाग को खाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है, बेसिकली ये जो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं, जो स्थिर पानी होता है, जल का स्रोत, चाहे पॉन्ड हो चाहे वो लेक्स हो कहीं पे, उसके अंतर्गत ये देखा गया। और हाल ही में केरला में काफ़ी ज़्यादा हो रहा था जिसके कारण आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया और यहाँ पे बताया गया है कि इस पॉन्ड में आकर मतलब स्विमिंग करना या स्नान करना प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक 12 साल का जो बच्चा था इसके कारण इसको डिजीज हो गया। यहाँ पर ऐसे केरला में बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे। तो वहाँ पर यहाँ पे ऑथर जो है कहना चाह रहे हैं कि हाउ केरला रिड्यूस मोर्टेलिटी फ्रॉम अमीबक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। ये जो मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस है यही अमीबा के कारण हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका नाम है नाइगलेरिया फाउलेरी, आप ध्यान रखेंगे, बाय इन्फेक्शन विद नाइगेलिया फाउलेरी। ये एक माइक्रोस्कोपिक अमीबा है जिसको नॉर्मली सामान्यतः क्या कहा जाता है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, मतलब दिमाग को खाने वाला कहा जाता है। ये क्या होता है कि दिमाग के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता रहता है धीरे धीरे, और एक समय के बाद ब्रेन के जो टिश्यू होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सीवियर ब्रेन स्वेलिंग होती है और डेथ इन मोस्ट केसेस। मतलब इसकी जो डेथ की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PAM भी कहते हैं। तो इसका आप नाम देख सकते हैं, प्राइमरी एमोएबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस। आप ये नाम ध्यान रखेंगे। ये क्या है, अगर वहाँ पे ऐसे पूछा जाए कि ये वायरस है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक अमीबा है जिसे ब्रेन ईटिंग कहते हैं और ये इसका नाम नाइगलेरिया फाउलेरी है। हमारे लिए काम का इतना ही था साथियों, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि केरला में क्या स्टेप्स लिए गए कुछ हम उनको भी देख लेते हैं साथ में। केरला में बताया गया कि जो वहाँ पे एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया गया, इसके लिए एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड का सेटअप कर दिया गया, बना दिया गया, और पेशेंट्स को बहुत ही सीरियस वे में टैकल करके ट्रीट किया गया। उन्हें पूरा बेहतर प्रोटोकॉल के तहत कई दवाइयों का भी प्रयोग किया गया, जिसमें ये मिल्टेफॉसिन्स का भी जिक्र किया गया, एंटीबायोटिक कॉकटेल्स, कई प्रकार से ट्रीटमेंट को फास्ट करके वहाँ पर ये सब किया गया। साथ में वहाँ पे दिखाया गया है कि जो और क्या प्रिकॉशन से संबंधित क्या क्या चीज़ें हो सकती थी वो भी इसमें इंक्लूड किया गया। जैसे उन्होंने बताया है कि ऐसे जो भी स्थिर वाटर पानी होते थे वहाँ पे जाने से लोगों को रोका गया, उसमें डाइव लगाने से मना किया गया, और साथ में बताया गया कि जो नेज़ल प्लग्स होते हैं जो नाकों में पहन कर जाते हैं स्विमिंग के लिए, ये सब का इस्तेमाल करने की बात की गई। पर्सन हु हैव हैड हेड इंजरीज और नेशनल सर्जरी इन द पास्ट शुड एब्सोल्युटली स्टे अवे फ्रॉम द एंट्री स्टैग्नेंट वाटर बॉडी। जो भी स्थिर जल स्रोत होते हैं उसके अंतर्गत इन प्रकार के लोगों को जाने के लिए भी
अवॉइड करने को कहा गया जिनका पहले से कोई हेड में इंजरी हुआ हो या फिर कोई नेशनल सर्जरी हुआ हो, इस टाइप की चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि मतलब वहाँ पे प्रिकॉशंस का तरीका भी अपनाया गया और एग्रेसिव ट्रीटमेंट के माध्यम से भी केरला में कुछ केसेस इसको कम किया गया। मतलब आप बीमारी के स्रोत तक पहुंचने से रुके, अगर बीमारी हो जाए तो एग्रेसिव ट्रीटमेंट के माध्यम से केरला ने कुछ किया। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये डिजीज़ क्या है, इसका क्या करता है, किसके कारण होता है, हमें इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट साथियों आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल पेज पे चलते हैं। इंडिया का प्लेस क्या है रसिया यूक्रेन की जो शांति वार्ता हो रहा है इसमें इंडिया का रोल आप देख रहे होंगे बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अजीत डोभाल जी रसिया गए हुए थे, उन्होंने रसिया जो प्रेसिडेंट थे पुतिन उनको सारी जानकारी दी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अभी यूक्रेन कीव की यात्रा पर गए थे, तो वहाँ पर कैसे कैसे डायलॉग क्या क्या बातचीत हुई उसका सारा ब्यौरा उन्होंने पुतिन जी के सामने रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत जो है इस समय काफ़ी रोल निभा रहा है रसिया यूक्रेन के पीस टॉकिंग में भी। तो ऑथर यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो लेगेसी रहा है, इतिहास रहा है, हमने पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाया है, तो हमारे लिए एक अच्छा कदम हो सकता है। और हम जो भारतीय लोकतांत्रिक वैल्यूज़ है, जो सद्भावना है, उसको आगे लेकर बढ़ते हुए ही हम इस पर काम करें। तो देखते हैं कि करके यहाँ पर सबसे पहले बता रहे हैं कि इंडिया का जो लॉन्ग हेल्ड बिलीफ ऑन नॉन अलाइनमेंट, मतलब भारत जो है मध्यस्थ के रूप में किस प्रकार से सुटेबल होता है। तो यहाँ पर ऑथर बता रहे हैं कि हम क्या है कि शुरुआत से क्या है गुट निरपेक्षता का पालन किया है, हमने अपनी स्ट्रेटजी स्वायत्तता बना के रखी है हमने। और ये हमें कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि एक ऑनेस्ट ब्रोकर दिखाता है, क्योंकि हम किसी पक्ष में नहीं झुके और मीडिएटर के रूप में, तो यहाँ पर एक बेहतर मध्यस्थ हम साबित हो सकते हैं। फिर आगे उतरना था कि जो G20 की हमने जब अध्यक्षता करी थी लास्ट ईयर, तो उसके जो रिजल्ट आए थे उसमें भी हमने एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी पर जोर देकर कहा था। तब भी वॉर का टाइम चल रहा था, तब भी हमने जो खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा का मुद्दा था उस पर हमने जोर देते हुए कहा था कि वर्ल्ड में जो वॉर है वो तो चलते रहेंगे, लेकिन वॉर के कारण जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसकी जो ज़रूरत होती है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। केवल वॉर ही सब कुछ नहीं है, हमें एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पर भी उस मैटर को भी देखना होता है। तो यहाँ पे बताया कि सच एज एनर्जी फूड सिक्योरिटी दैट मैटर्स टू द डेवलपिंग वर्ल्ड रेदर दैन द वॉर इटसेल्फ। ये वॉर जो है खुद अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हमें नहीं रखना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा का संकट होता है। और इसी का परिणाम ये रहा है कि भारत जो है अपना ऑयल जो इंपोर्ट है रसिया से उसने 6 गुना तक की बढ़ोतरी कर ली है। और इसका जो पुरजोर पक्ष उन्होंने दिया है वो एनर्जी और फूड सिक्योरिटी का जो क्राइसिस है इसी को लेकर कहा है, क्योंकि भारत हमेशा से इन दोनों सेक्टर पे जोर देता रहा है। तो जो भारत का रसिया से ऑयल इंपोर्ट 6 गुना बढ़ा है उसका कारण भी उन्होंने एनर्जी सिक्योरिटी को ही माना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6-fold इंक्रीज इन बायलैटरल ट्रेड हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एज एन असर्शन ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जो ऊपर ये प्रिंसिपल है इन्हीं के अंतर्गत किए गए, ना कि कोई प्रॉफिटियरिंग मतलब कोई मुनाफाखोरी के अंतर्गत ऐसा कोई चीज़ नहीं किया है कि लाभ कमाने के लिए, बल्कि हमारा ये सिद्धांत रहा है कि एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि ऐसा माना गया कि रसिया अभी यूक्रेन के साथ वॉर में बिजी है, तो हम उसके साथ ट्रेड इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो क्वेश्चन मार्क है वो भारत पे बार बार लगाया था। तो भारत ने साफ साफ कह दिया कि वॉर इंपॉर्टेंट अपने आप में इतना नहीं होता, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एनर्जी और फूड सिक्योरिटी। तो भारत ने अपने उस प्रिंसिपल के तहत बताया उन्हें कि हम इसलिए ट्रेड में इंगेज कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे कुछ पास्ट की बात की गई है ताकि ये बताया जा सके कि जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी काफ़ी सारे जो इशूज थे इंटरनेशनल उसको रिजॉल्व करने का काम किया था। आप देख सकते हैं कि नेहरू वाज एबल टू डू बाय मीडिएटिंग बिटवीन द यूएसएसआर। आपको पता होगा रसिया उसी का एक हिस्सा था जो कि 1991 के आसपास विखंडित हो चुका था। तो इससे पहले उसे यूएसएसआर कहते थे कोल्ड वॉर के एरा में। तो यूएसएसआर एंड ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है जो कि यूरोप में ही है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। फॉर द विड्रॉल ऑफ सोवियत ट्रूप्स इन एक्सचेंज फॉर अ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब कि भारत ने यहाँ पे क्या किया था, मेडिएटिंग किया था, मतलब इन दोनों के बीच में यूएसएसआर और ऑस्ट्रिया के बीच में, और यहाँ से सोवियत की जो सैनिक थे उसको वापसी कराई थी और तटस्थता की नीति का भी पालन किया था। बाय इंडिया लीडिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड यूएन कमीशन ऑन वार्स इन कोरिया वियतनाम एंड कम्बोडिया। और भारत ने कई राष्ट्रों के बीच जो युद्ध हो रहे थे कोरिया वियतनाम कम्बोडिया, इन सब से रिलेटेड जो यूएन का आयोग बना था कमीशन, उसके अंतर्गत भी भारत ने लीडिंग किया है, मतलब
अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो मोदी है वो नो डाउट लाइक टू बिल्ड अ ग्लोबल लेगेसी, ये हमारा एक वैश्विक विरासत को बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि हमने पहले भी ये कार्य किए हैं इंटरनेशनल इशू को रिजोल्व करने में। साथ में यहाँ पे कुछ रिसेंट न्यूज़ दी गई है कि जैसे अभी जो यूक्रेन है उसने वेस्टर्न कंट्रीज से ये डिमांड करी, आपको पता होगा जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने डिमांड करी है वेस्टर्न से कि लॉन्ग रेंज जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल है वो हमें प्रोवाइड कराया जाए और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल भी दिया जाए, ताकि हम एयर स्ट्राइक कर पाए डीप इनसाइड रसिया, मतलब रसिया के बहुत अंदर तक हम मिसाइल से हमला कर पाएँ। इसलिए और इस पर जो मिस्टर पुतिन है उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये खुला तौर पे ये डिक्लेरेशन माना जाएगा बिटवीन नाटो और रसिया के बीच में, मतलब वॉर टाइप, डायरेक्ट वॉर बताया इन्होंने कि ऐसा ही माना जाएगा कि नाटो ने रसिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा। नाटो आपको पता होगा साथियों, जो 4 अप्रैल 1949 था, वहाँ उस समय ये स्थापित हुआ था 1949 में, और ये एक इंटरनेशनल मिलिट्री अलायंस है। मतलब इसका जो आर्टिकल 5 है, इस तरीके से इसके कई क्लॉज है जिसमें ये कहा गया है कि अगर एक राष्ट्र पर कोई दूसरा राष्ट्र अटैक करता है तो ये नाटो के सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। तो ये मिलिट्री अलायंस है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी दिया हुआ है नाटो का, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रकार से इंटरनेशनल टसल्स पे बात की गई कि अगर ऐसा होता है तो पुतिन इसको नाटो के विरुद्ध ही एक्शन माना जाएगा। साथ में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि अभी जो इतने सारे वार्ता चल रहे हैं भारत और रसिया यूक्रेन के बीच जो मध्यस्थता करने की बात चल रही है, इससे पहले भी काफ़ी सारे प्रपोजल रसिया और यूक्रेन के लिए लाए गए थे, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि इससे पहले जो है चाइना ब्राज़ील भी 6 पॉइंट का एक प्रपोजल दे चुके हैं। आप देख सकते हैं मिस्टर जेलेंस्की रिसेंटली रिजेक्टेड द 6 पॉइंट ब्राज़ील चाइना जॉइंट प्रपोजल। जो ब्राज़ील और चाइना का जो जॉइंट प्रपोजल था उसको यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने खारिज कर चुके हैं पहले से ही। और ये बताया जा रहा है कि इसमें जो था डी एस्केलेशन की बात की गई थी, मतलब यूक्रेन के विभाजन की बात, इस तरीके विखंडित चीज़ों का समावेश था उसमें, इसके कारण जो जेलेंस्की उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे चाइना के बारे में ये बताया गया कि उन्होंने पहले भी काफ़ी सारे वॉर्स या फिर कह सकते हैं इंटरनेशनल इश्यूज में सक्सेसफुली ब्रोकर्ड किया है, एग्रीमेंट करवाया है 2 देशों के बीच में, यानी कि मध्यस्थता किया है चाइना ने भी पहले, इससे पहले। तो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच बताया कि किस प्रकार मध्यस्थता कराई थी, हमास और फतह के बीच में बताया है कि चाइना का रोल रहा है। तो यहाँ पे चाइना का भी भूमिका हम देख सकते हैं जो ऑथर यहाँ पे दिखा रहे हैं। साथ में आपको कुछ दिनों पहले हमने आर्टिकल में एक बताया था कि मिस्टर जो जयशंकर है वो बर्लिन गए हुए थे जब जर्मनी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि हम किन 4 सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पहला सिद्धांत बताया था कि ये जो समय है ये वॉर का नहीं है, इस 4 सिद्धांत को भारत मानता है, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार। फिर उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो कि वार बैटल फील्ड में, वार के मतलब कह सकते हैं कि युद्ध के मैदान में वहाँ पर फैसला हो, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा उन्होंने कहा था कि रसिया को इसमें एक वार्ता पे मंच पर आना ही होगा, रसिया मस्ट बी एट द टेबल टॉक्स के लिए। फिर चौथा उन्होंने कहा था कि इंडिया इज कंसर्न्ड एंड एंगेज्ड टू फाइंड अ रिजोल्यूशन टू द कन्फ्लिक्ट, मतलब कि भारत जो है इसमें संलग्न है इस रसिया और यूक्रेन के मुद्दे को सुलझाने में और इसका समाधान ढूंढने में। तो भारत ने रसिया यूक्रेन के मुद्दे पर 4 प्रिंसिपल को हाईलाइट किया था वहाँ पर बर्लिन में। हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, उन्होंने ये बात कही थी। ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया का जो रोल है वो बहुत ही लार्जर है और ये मीडिएटर की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने बताया कि इवन द होस्ट फॉर अ समिट बिटवीन द 2 साइड्स, मतलब उनके बीच में अगर ज़रूरत भी पड़े तो एक ऐसा सम्मेलन भी बुलाया जाना चाहिए, बुलाया जा सकता है। ऑल्दो गिवन इंडिया रिकशल फ्रॉम द स्विस पीस समिट आउटकम, बताया गया कि एक जो अभी कुछ समय पहले एक स्विस पीस समिट वार्ता हो रही थी उसमें भारत जो है उससे पीछे हट गया था, उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो इसका एक निगेटिव पॉइंट जाता है कि ये सही नहीं था। ऑथर के अकॉर्डिंग बताया गया कि हो सकता है कि इसके कारण मे बी टास्क जो है कुछ और जो जुड़े हुए मुद्दे वो गल्फ कोऑपरेशन की काउंसिल कंट्रीज़ में भी किसी को दिया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा कि जो भी डिसीजन हो अंततः हमें जो है किस प्रकार से काम करना है। तो उन्होंने बताया कि हमें अपने डिप्लोमेटिक गुडविल, मतलब जो भी हमारा कूटनीतिक क्षमता है हमारी और हमारे पास जितने रिसोर्सेज है हम उनके बेस पे ही अपने काम करें, ना कि
केवल ज़्यादा यात्राएं करें मिनिस्टरों का, ऑफिशियल्स का, इन दोनों देशों में यात्राओं से कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि हमें अपने डिप्लोमेटिक गुडविल का यूज करना पड़ेगा। लास्ट में ऑथर यहाँ पर बता रहे हैं कि इस खींचातानी के बीच में कौन से कैसे फैक्टर्स है जिन्हें हमें ध्यान रखना। उन्होंने बताया कि द बैलेंस ऑफ द पुल एंड पुश फैक्टर्स विल डिसाइड हाउ फार न्यू दिल्ली, मतलब बताया कि इस खींचातानी के बीच में ही निर्धारित होगा कि नई दिल्ली कितनी दूर तक जा पाएगा इस शांति वार्ता को स्थापित करने में। फिर यहाँ पे साथियों बताया गया कि क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, इसकी मीटिंग भी हो रही है हाल में। और ब्रिक्स, ये दोनों देश जो संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बताया गया कि ये भारत जो है इन दोनों में शामिल है। और इस कारण जो है इंडिया क्या है, इज यूनिकली पोजीशन, मतलब कि भारत क्वाड में भी शामिल है और ब्रिक्स में भी शामिल है। अगर आप देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत धुरी है। तो भारत का दोनों में शामिल होना एक भारत की एक यूनिक पोजीशन को दिखाता है। फिर यहाँ पर एक कोट किया इन्होंने, एक इजरायली जो मतलब दिवंगत नेता है इजराइल के, एब्बा एबन, उन्होंने एक बार कहा था, एब्बा एबन की बात की है, तो वन सेड इन वर्ड दैट आर इज ट्रू फॉर द कन्फ्लिक्ट, मतलब आज के समय उनको देखने पर ऐसा लगता है कि सच ही कहा था उन्होंने। जैसे उन्होंने क्या कहा था, हिस्ट्री टीचेस अस दैट मैन एंड नेशन ओनली बिहेव वाइजली वंस दे हैव एग्जॉस्टेड ऑल अदर अल्टरनेटिव्स, मतलब इतिहास हमें सिखाता है कि जो आदमी और राष्ट्र है, मतलब मैन एंड नेशन जो है, वो तभी बुद्धिमानी से कार्य करते हैं जब वो सभी और अन्य ऑप्शंस समाप्त कर चुके होते हैं, मतलब ख़त्म कर चुके होते हैं। जब सारे ऑप्शन, तभी वो बुद्धिमानी के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर एब्बा एबन की कोटेशन को यूज कर रहे हैं। साथियों, तो ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल था जो रशिया यूक्रेन के पीस मेकिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, एक्लामेशन फॉर एन इंडियन लीडरशिप दैट स्टिल इंड्योर्स। यहाँ पर बताया गया कि एक इंडियन लीडरशिप जो है उसकी छवि कैसे विदेशों में किस तरीके से है, उसकी बात भी की गई। हम देखेंगे यहाँ पर कि जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, वो अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर जो भारत में चल रहा था, उसकी एक मीटिंग में ही मतलब उन्होंने लेक्चर दिया था। तो वहाँ पे जो उनके लेक्चर में जो उभर कर आया है, और तो उन चीज़ों को देखने पर पता चलता है कि हमारा जो लीडरशिप है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर जो अनवर इब्राहिम थे, उन्होंने भारतीय राजनीति पर बात करी, उन्होंने भारतीय जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ थे उनको कोट किया, जिसमें नेहरू को कोट किया, विवेकानंद को कोट किया, टैगोर को कोट किया, गांधी जी को कोट किया। इन सब कोटेशन को देखने के बाद यहाँ पे बताया गया कि हमारी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है ग्लोबल साउथ के विस्तार में या उसकी मजबूती में। क्योंकि इस समिट या इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर का जो मेन टॉपिक था, सब्जेक्ट था, वो यही था कि टुवार्ड्स राइजिंग ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का मतलब उदय होना, लेवरेजिंग ऑन मलेशिया इंडिया, मतलब मलेशिया इंडिया इससे कैसे लाभ ले सकते हैं, इससे रिलेटेड कह सकते हैं कि हम काउंसिल का मीटिंग चल रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कि मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, उन्होंने एक लेक्चर दिया इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर अगस्त 20 अगस्त को उन्होंने वहाँ पे एक भाषण दिया था। टुवार्ड्स राइजिंग ग्लोबल साउथ, ये एक सब्जेक्ट था, लेवरेजिंग ऑन मलेशिया इंडिया टाइज। तो इस मुद्दे पर इन्होंने यहाँ पे क्या क्या उल्लेख किया, इन्होंने बताया कि जो राइज ऑफ ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जानते हैं आप, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इनके बीच एक गठबंधन को कहा जाता है ग्लोबल साउथ, इस तरीके के जो अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं। द राइज ऑफ द ग्लोबल साउथ इज नॉट मीन्ट टू एक्सक्लूड द ग्लोबल नॉर्थ, मतलब कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम ग्लोबल नॉर्थ से अलग हो रहे हैं, ग्लोबल नॉर्थ से अलग होकर हम ग्लोबल साउथ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो है बता रहे हैं कि जो जटिल रणनीतिक या सामरिक जो संदर्भ चल रहे हैं इन दिनों, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट, इसके अंतर्गत हमें समानता के साथ एक वर्क कार्य करना है, टुगेदर, एक साथ मिलकर हमें समान रूप से कार्य करना है। ये इसका मतलब यहाँ पर ऑथर ने बताया है कि जो ग्लोबल साउथ का मतलब है कि इन जटिल संदर्भों में हमें एक साथ होकर समान रूप से काम करना है। ये है ग्लोबल साउथ का मीनिंग, ना कि ग्लोबल नॉर्थ से हमें पूरी तरह से अलग होना है, ये बताया गया। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंडिया ने जो एक्सीलेंस G20 का फिर से जिक्र किया गया है कि यहाँ पर लास्ट ईयर इनॉग्रल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, यहाँ पे भी भारत ने जो है ग्लोबल साउथ समिट का जो कह सकते हैं कि एक प्रकार से वॉइस बना था। भारत जो है उन डेवलपिंग नेशंस या लेस डेवलप कंट्रीज़ का एक क्या पर
वॉइस बना, मतलब उनकी आवाज़ बना था, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया जो है एक बेहतर कंट्री के रूप में बन चुका है, जो कि ग्लोबल साउथ के एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है। यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है साथ में। साथियों, यहाँ पर जो ऑथर विवेक काटजू जी, उन्होंने बताया है कि जो मिस्टर अनवर है, रिकॉल नेहरू एसोसिएशन विद मलेशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टुंकू अब्दुल रहमान। उन्होंने बताया कि कैसे नेहरू का जो संबंध था मलेशिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टुंकू अब्दुल रहमान के साथ काफ़ी बेहतर था। और उन्होंने नेहरू की जो कोट थी उसको भी यहाँ पर दिखाया है और पूरे भाषण को यहाँ पर जिक्र भी किया है। देख सकते हैं कि नेहरू वॉज इन ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी। आपको पता होगा ट्रस्ट विद डेस्टिनी उनकी जो फेमस स्पीच थी, जिसमें उन्होंने ये सारी बातें करी थी कि फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, कॉमन मैन के लिए, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं, डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव नेशन, ये पूरा ट्रस्ट विद डेस्टिनी का पूरा उन्होंने भाषण का उल्लेख किया। उसमें उन्होंने बताया कि आज के समय में जो चैलेंजेस है और जो अनिश्चितता बनी हुई है, इसमें ये दोबारा से ये जो नेहरू की प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, ये क्या हो जाते हैं, रेलिवेंट हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत महसूस होती है। उन्होंने यहाँ पे अनवर ने, जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसकी आवश्यकता पर जोर दिया और उन्होंने बताया कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो नेहरू का ट्रस्ट विद डेस्टिनी थे, इस प्रिंसिपल को हमें फिर से अपनाने की आवश्यकता है। साथ में उन्होंने विवेकानंद को भी कोट किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो एक विचारधारा थी, एक विचार थी, एक भूमि की विचारधारा, और उसको प्रसारित किया उन्होंने। साथ में उन्होंने बताया कि जो आशीर्वाद और शांति इनके बुनियाद पर तैयार थी। इस तरीके का उन्होंने भाषण में अपना यूज़ किया कि विवेकानंद का जो रोल था कि मातृभूमि का विचार, वो भी काफ़ी हद तक सद्भावनापूर्ण था। साथ में उन्होंने गांधी जी का उन्होंने वक्तव्य दिया कि गांधी जी ने जो कहा था वो भी एक महत्वपूर्ण है। हालांकि ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक बिहेवियर नहीं है, मतलब रेयरली ही प्रैक्टिस में होता है, बस ये आइडियली ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं इज़ रेयरली प्रैक्टिस्ड, मतलब कि इसको जो है माना नहीं जाता, बल्कि इसके कारण हेट्रेड और भी ज़्यादा नफरत ही फैलती है दुनिया में। तो गांधी जी का जो कोट था वो क्या था कि हैड द सीन एंड नॉट द सिनर। आपको पता हो गांधी जी का ये बहुत फेमस कोट है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो यहाँ पे वही बताया गया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप इनका यूज़ कर सकते हैं साथियों, मेंस में भी और एसे में भी यूज़ कर सकते हैं। ये रेलिवेंट कोट होते हैं और आपको एथिक्स पेपर में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। यहाँ पर टैगोर का भी कोट देख सकते हैं, उनका भी कोट उन्होंने यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि एक विदेशी जो फॉरेन कंट्री के जो लीडर हैं, वो हमारे लीडरशिप और हमारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं उन पर बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके ज्ञान का स्तर कहाँ तक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टैगोर का कथन था कि लेट मी नॉट प्रे टू बी शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर्स बट टू बी फियरलेस इन फेसिंग देम। इसका भी आप एथिक्स में, इससे में आप कई पेपर्स में इनका उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक बेहतर अच्छा आंसर माना जाएगा। यहाँ पर ये जो टैगोर का कोटेशन है, ये कह रहा है कि लेट मी नॉट प्रे टू बी शेल्टर फ्रॉम डेंजर, मतलब मुझे खतरों से छिपने के लिए प्रार्थना ना करने दो, मतलब खतरों से छिपने के लिए मुझे प्रार्थना ना करने दो, बल्कि मुझे उनका सामना करने के लिए निडर होने दो। ये यहाँ पर इसका जो हिंदी अर्थ होगा वो यही होगा कि मुझे खतरों से छिपने के लिए प्रार्थना ना करने दो, बल्कि मुझे उनका सामना करने के लिए निडर होने दो, निडर बनने दो। तो ये एक बहुत अच्छा लाइन है जो कह रहा है कि हम खतरे आए तो छिपना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। ऐसा मेरे अंदर ताकत, निडरता होनी चाहिए। तो ये बेहतर कथन है टैगोर, आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है साथियों। इसके अलावा लास्ट में जो ऑथर है यहाँ पर कुल मिलाकर यही कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिया की जो ग्लोबल साउथ की नीति है, जो भी प्लानिंग है, वो ठीक है, और इंडिया प्रेजेंट पॉलिसी टू इंश्योर, और भी कोशिश करना चाहिए कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है इसको और भी तेज़ी से उन्नयन करते हुए अपने लोगों के कल्याण के लिए यूज होना चाहिए। और पॉजिटिव अटेंशन ऑफ द ग्लोबल साउथ, यह एक पॉजिटिव अटेंशन भी देगा ग्लोबल साउथ के लिए। तो इस प्रकार से ऑथर यहाँ पर दी एंड कर रहे हैं। यहाँ पे कुल मिलाकर ऑथर यही दिखाना चाह रहे थे कि जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने किन किन बातों का उल्लेख किया और ये कैसे एक मलेशिया और इंडिया के रिलेशनशिप पे अगर आपको कहीं पे लिखने को आता है तो वहाँ पर आप बता सकते हैं। उनके द्वारा कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ में मलेशिया और इंडिया की क्या भूमिका है, यहाँ पर इन चीज़ों को आप एनालिसिस की वजह से बता सकते हैं। साथियों नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम।
आपको पता है कल ही मैंने बताया था आपको कोविंद पैनल के बारे में, रामनाथ कोविंद जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने जो उनकी जो कमेटी थी, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है साइमल्टेनियसली इलेक्शन का, मतलब एक समय में ही लोकसभा और राज्य की जो विधानसभाएं होती है सबका एक साथ इलेक्शन हो, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात है। तो इस पर जो ऑथर है यहाँ पर अब इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिशन और बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं, अपने अपने फैक्टर्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑथर के हिसाब से देखेंगे कि ऑथर ने किन मुद्दों को उठाया है और वो किस कारण इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बताया कि आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, यूनियन गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ अ हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो सबसे पहले तो आपको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से यही ध्यान रखना है कि इस समिति के अध्यक्ष जो थे रामनाथ कोविंद जी थे। आगे यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इस में क्या प्रावधान था, इसमें ये प्रावधान था कि साइमल्टेनियसली ही क्या होगा, लोकसभा और स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा पहला स्टेप, और दूसरे में क्या था, फॉलोड बाय म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल्स विद इन 100 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन, मतलब 100 दिनों के भीतर उसके बाद पंचायत के, आपको पता होगा पंचायत के और नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, ये एक व्यवस्था की गई है। फिर यहाँ पे बताया गया कि उनके तरफ से जो क्या बोला गया होगा, 2 रीजन दिए होंगे, तो 2 रीजन के बारे में बताया कि जो गवर्नमेंट ने इसको पास किया है उसको क्या रीजन दिया। पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि इस बिल का जो है पास होने के लिए एक विधेयक लाना पड़ेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, और ये आपको पता होगा कि तीसरे प्रकार का संशोधन से होगा जिसमें कि संसद की भी भूमिका होगी और स्टेट असेंबली में भी ये बिल पास कराना होगा। तो ये एक संवैधानिक संशोधन बिल के रूप में लाकर इसको पास कराना होगा, तभी ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ऑथर यहाँ बता रहे हैं कि इन्होंने जो बिल के समर्थन वाले वो 2 रीजन बता रहे हैं। कौन से 2 रीजन वो बता रहे हैं कि पहला जो रीजन वो कह रहे हैं कि द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दीज इलेक्शन वुड बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इफ हेल्ड टुगेदर, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जो कॉस्ट है, जो लागत है चुनावों की, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, ऐसा ये रीजन दे रहे हैं। दूसरा रीजन क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो नॉट हैविंग साइमल्टेनियस इलेक्शन हैज़ केप्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन मोड इम्पैक्टिंग गवर्नेंस एंड लेजिस्लेशन, मतलब कह रहे हैं कि बहुत समय तक कभी ना कभी किसी न किसी राज्यों में चुनाव चल ही रहा होता है, और इलेक्शन मोड में होने के कारण क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे नेता उसमें शामिल होते हैं, और साथ में क्या देखा जाता है कि इससे जो शासन की व्यवस्था है वो इम्पैक्ट होती है, और साथ में जो विधायिका से संबंधित कार्य होते हैं जिसमें बिल बनाना और विधेयक पारित करना, कानून बनाना, ये सब कार्य भी इम्पैक्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव वर्क भी इम्पैक्ट होता है इसके कारण, मतलब कि कार्यशैली पे सरकार के प्रभाव पड़ता है, और साथ में लागत भी ज़्यादा आती है जब अलग अलग समय पर चुनाव होता है। ये 2 रीजन मेनली बताए गए हैं। अब ऑथर यहाँ पर एक एक करके बता रहे हैं कि ये दोनों रीजन क्यों गलत है और सही नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले तो ऑथर यहाँ पे एक और चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं कि वन ऑफ द कमेटी रिकमेंडेशन, कमेटी की एक रिकमेंडेशन है कि अगर एक स्टेट का जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाता है 5 साल से पहले, तो जो निर्धारित तिथि होती है, निर्धारित तिथि का मतलब होगा कि जिस दिन पर, मतलब जिस समय में लोकसभा और असेंबली, राज्यों की जो असेंबली है उन सबका चुनाव एक समय में होगा, तो वही है अपॉइंटेड डेट। तो कहा जा रहा है कि जो भी राज्य का विघटन, जिस भी स्टेट का असेंबली जो है पहले डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो क्या होगा, अगर 5 साल से पहले ही हो गया तो उस बीच में एक फ्रेश मिड टर्म इलेक्शन होगा जिसका जो कार्यकाल होगा वो फुल 5 ईयर टेन्योर का नहीं होगा। वो कब तक होगा, जो अगले अपॉइंटेड डेट है, निर्धारित तिथि है, वहाँ तक उसका टेन्योर होगा, और उसके बाद फिर मतलब फुल टेन्योर उसको नहीं मिलेगा जो मिड टर्म में जो इलेक्शन होगा। तो ये बताया गया दिस प्रोविजन मिलिटेट अगेंस्ट द ओरिजिनल आइडिया ऑफ कॉस्ट कटिंग। तो ये बता रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल आइडिया है जो कॉस्ट कटिंग का, कि पैसे कम लागत में ही हो जाएगा साइमल्टेनियस, तो ऐसा तो दिखाई नहीं देता क्योंकि बीच में इलेक्शन होंगे तो फिर खर्चा होगा, तो ये उस आइडिया को खारिज करते हैं। फिर कह रहे हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन इट इज आल्सो एन एंटी फेडरल आइडिया, मतलब कि ये संघवाद के भी विरोधी विचार है, ऐसा ऑथर बता रहे हैं, क्योंकि ये राज्यों को साथ लेकर चलने वाली बात नहीं है इसलिए ऐसा यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो फॉर वन दैट नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज आर फॉर एवर इन कैंपेन मोड इन, जो कह रहे हैं कि जो दूसरा मुद्दा था जिसमें कि कैंपेनिंग मोड में लगे रहते हैं और शासन व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल पाती, विधायिका कार्य नहीं कर पाती, तो ये कह रहे हैं कि ये जो समस्या है ये आप देख सकते हैं, पार्टीज आर फॉर एवर इन कैंपेन मोड इन ए कंसिक्वेंस ऑफ द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज ऑफ पार्टीज दैट आर इन पावर टुडे एंड इज नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ द
कंसिस्टेंट इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने कहा है कि ये एक जो इलेक्शन का जो लोकतांत्रिक प्रथा या व्यवस्था है उसकी खामी नहीं है, बल्कि ये तो आज के समय में जो वर्तमान में जो पार्टीज है वो अपना केंद्रीकृत पावर के कारण कर रही है। उनकी जो अंदर जो टेंडेंसी है, आप देख रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ पार्टीज, ये जो टेंडेंसी बनी हुई है कि पावर, सेंट्रलाइजिंग पावर, मतलब उन्हें सब पावर अपने आप में चाहिए, केंद्रीकृत पावर चाहिए, ये उनकी प्रवृत्ति है पार्टियों की। इसके कारण ये कमियां पार्टियों की है, ना कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की है कि हम कहें कि शासन व्यवस्था या फिर किसी चीज़ का विधायिका नहीं बन पाना, बिल नहीं पास हो पाना, ये सब कमियां इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की नहीं है, बल्कि ये पार्टियों का है कि जो शक्तियों के लिए एक प्रकार से टेंडेंसी शो कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि ये भी एक प्रकार से गलत तथ्य दिया इन्होंने, जो बताया ना कि सेकंड सबमिसिंग मल्टी टायर इलेक्शन इनटू साइमल्टेनियस मोड हैज द पोटेंशियल टू रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच टायर। इन्होंने कहा कि जो अलग अलग समय पे चुनाव होते थे, अब सबका एक साथ होने पे क्या होगा कि प्रत्येक टायर का मतलब जो स्तर होता था उसका अपना एक अलग विशेषता होती थी। अब उस क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टायर, मतलब कभी राज्य का होता था, कभी केंद्र का होता था, कभी पंचायत का होता था, तो ये अलग अलग एक टायर थे, जो कि अब इसकी पोटेंशियल जो इसकी क्षमता है वो कम हो जाएगी, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। लास्ट में ऑथर क्या कह रहे हैं, टू इफेक्ट दिस प्रपोजल द टेन्योर्स ऑफ क्वाइट अ फ्यू स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू बी कट शॉर्ट। कहे कि अगर ऐसा प्रपोजल पास होता है तो बहुत सारे राज्यों की सरकारों का जो टर्म है, मतलब टेन्योर है, कार्यावधि है, उसको छोटा करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। लास्ट में इन्होंने ऑथर बता रहे हैं कि जो पार्टीज है बहुत सारी और जो सिविल सोसाइटीज़ के जो एक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर सामने आना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए इस प्रपोजल का यूनियन गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर ऑथर पूरी तरीके से और गवर्नमेंट का जो ये प्रपोजल है साइमल्टेनियस इलेक्शन को पूरी तरह खारिज करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ हम के रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि पीछे से पूछ लिया जाता है अक्सर कि किस देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए भी एज जैसी प्रावधान किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है एंथोनी एल्बनीज़, इन्होंने अनाउंस किया है कि एक प्लान बताया इन्होंने कि सेट अ मिनिमम एज टू यूज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मतलब एक मिनिमम एज होना चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए, मतलब बच्चों के हाथ में भी पहुंच जा रहा है, तो इसलिए ऐसा पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से रिलेटेड है। तो आप बता सकते हैं, साथ में यहाँ पे डाटा दिया गया है। ऑथर जो बता रहे हैं कि अभी तक निर्धारित नहीं हो पाएगा कि कैसे करें। वी कंडक्टेड अ सर्वे 10,000 चिल्ड्रन इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज एंड गवर्नमेंट स्कूल इन दिल्ली, फाउंड आउट दैट 80% ऑफ चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट नेविगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। मतलब बता रहा है कि 80% जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को ही दिशा निर्देशित कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कैसे करना है, उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये एक अलग ही डाटा शो कर रहा है। सो टू एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू गाइड चिल्ड्रेन ऑन सेफ, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को गाइड करेंगे, यहाँ तो एक अलग ही डाटा मिला। इसी प्रकार से एक NSSO का जो रिकॉर्ड है वो भी बताता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसका डाटा है कि ओनली 40% इंडियन न्यू हाउ टू कॉपी और मूव फाइल्स, मतलब 40% ही भारतीय जानते हैं कि कैसे एक फाइल्स को मूव करना है, कॉपी पेस्ट मूव ये सब करते हैं कंप्यूटर में, तो 40% ही लोग जानते हैं। और वो भी बता रहे हैं कि ये हाल फिलहाल में ही डाटा बढ़ा होगा, लेकिन बहुत हद तक ये ठीक नहीं है। तो भारत के संदर्भ में यहाँ पे ऑथर बताना चाह रहे होंगे कि यहाँ पर अभी इसको निर्धारित करने में काफ़ी समय है और पूरा जांच पड़ताल करना होगा। हमारे लिए बस इतना ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में इस पर बात चल रही है। साथियों, अभी वाइल्ड फायर यूरोप में आपको पता है, फ्लड है कहीं पर, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में फ्लड का दौर चल रहा है, स्टॉर्म बोरिस आया हुआ है वहाँ पर, जबकि जो वेस्टर्न और साउथ कंट्री है पुर्तगाल, वहाँ पे वाइल्ड फायर हो रखा है हीट के कारण। तो आप देख सकते हैं वाइल्ड फायर नियर फ्रैक्सियोसा पोर्तुगाल, पोर्चुगीज कह सकते हैं पोर्तुगाल, आपको पता होगा यूरोप में एक देश है पुर्तगाल। तो आपको ध्यान रखना है कि वाइल्ड फायर की जो घटनाएं हैं वो अभी पुर्तगाल में घटित हो रही है। इसके अलावा जो भारत का रेडीमेड गारमेंट्स है, जो कपड़ों का रेडीमेड कपड़ों का जो निर्यात है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो उसी की जिक्र की गई कि 12% के आसपास कंट्री का रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट अगस्त में बढ़ चुका है। यहाँ पर इतनी सी न्यूज़ ध्यान रखेंगे, ये एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ की गई, अरुणोदय 3.0। अरुणोदय आपको ध्यान रखना है किस राज्य की स्कीम है, कहाँ पे चल रही है। तो अरुणोदय असम में है, आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है यहाँ पे बताया जाएगा, द स्टेट गवर्नमेंट रोल्ड आउट द 3rd एडिशन ऑफ इट्स फ्लैगशिप, मतलब 5,604 करोड़ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम अरुणोदय। मतलब ये क्या है, गरीबी उन्मूलन स्कीम है, असम में चल रहा है ये, तो इसको ध्यान रखना है, अरुणोदय करके पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपको हमारा एफर्ट्स अच्छा लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत सुबह सुबह उठ के आपके लिए मेहनत करना पड़ता है और हमें अच्छा लगता है ऐसा करना, क्योंकि इस फील्ड से हम काफ़ी समय से जुड़े रहे हैं। तो हम जो काम डेली करते थे, अब वो काम आप लोगों के साथ भी साझा करते हुए अच्छा ही लगता है। तो आप लोग हमारे प्रयास को ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें। साथियों, यहाँ पर एक और सिटी के बारे में बताया गया, बमाको। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि पीसीएस भी नज़दीक है तो कुछ भी पूछा जा सकता है। जो माली है उसकी कैपिटल है बमाको, और आपको कमेंट में ये बताना है कि जो माली है वो किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। आप उसको मैप में ज़रूर सर्च करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी रिलेटेड कोई सजेशन होता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पर कुछ जिहादी अटैक्स हुए हैं, इससे रिलेटेड न्यूज़ आया था माली का, जिसमें 70 लोगों की डेथ हो गई। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बस माली और उसका कैपिटल इम्पोर्टेंट है। साथ में यहाँ पर एक और न्यूज़ है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेम सेक्स ताइवानी चाइनीज़ कपल जो है, अब वो लीगली रजिस्टर करवा सकते हैं अपने मैरिज को ताइवान में। कहाँ पे? ताइवान में। आपको ध्यान रखना है, LGBTQ के राइट्स मूवमेंट से लेकर ताइवान काफ़ी एक्टिव रहा है शुरुआत से ही। फर्स्ट प्लेस इन द रीजन टू लेजिस्लेट लीगलाइज मैरिज इक्वलिटी, मतलब इन्होंने पहला जगह भी था ताइवान जहाँ पे इन्होंने लीगलाइज किया था मैरिज इक्वलिटी को। तो आपको ध्यान रखना कि ताइवान जो है इस समय सेम सेक्स ताइवानीज चाइनीज़ कपल्स को भी रजिस्टर्ड अलाउ कर चुका है। एक और साथियों, एक और छोटा सा न्यूज़ देख लेते हैं। पेजर्स के बारे में आपको मैंने कल भी बताया था कि एक मैसेजिंग डिवाइस होते हैं, और इसमें क्या हुए हैं कि तेज़ी से ये एक्सप्लोड कर जा रहे हैं, मतलब फट जा रहे हैं। और ये लेबनान और सीरिया में देखा गया है। आपको ध्यान रखना, कल के न्यूज़ में हमने पढ़ा था कैसे वॉकी टॉकी, और वॉकी टॉकी भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर वॉकी टॉकी है, और पेजर्स होते हैं, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो कि लो टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, मैसेजिंग डिवाइस होते हैं। ये सब तेज़ी से फटे। तो इनके बारे में न्यूज़ बस इतना ही है कि ये बताया गया कि ये जो है ताइवान से होते हुए आए हैं और हंगरी के माध्यम से लेबनान तक पहुँचे हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कल के न्यूज़ में हमने देखा था कि हंगरी ने डिनाई कर दिया था कि नहीं, हमने पेजर नहीं बनाया है या हमने नहीं भेजा है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं साथियों। यहाँ पर डिग्री सी, मतलब कि सेल्सियस बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का, उसको लेकर खतरा व्यक्त किया गया है कि कैसे हीट वेव्स बढ़ रहा है और तेज़ी तेज़ी से ये एयर कंडीशनिंग की चीज़ें हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। इन सबको लेकर खतरा व्यक्त करते हुए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो है यूएस की बेस्ड थिंक टैंक है, आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसने क्या बताया कि 1000 जो है ऐसे मेजर सिटीज ऑफ इफ टेम्परेचर रिमेन ऑन ट्रैक टू राइज 3 डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल, मतलब औद्योगिकरण से पहले की स्थिति में अगर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो ये बहुत ही खराब सिनारियो होगा। और ये हमारे लक्ष्य जो 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस है, हमारा जो लक्ष्य है पेरिस एग्रीमेंट के तहत, आपको पता होगा 2015 में जो हुआ था, उसको हम दूर चले जाएंगे उससे। और इस तरीके से एनर्जी डिमांड जो है काफ़ी बढ़ रही है, और जिसके कारण एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके कारण फिर क्या होगा, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ समटाइम साइमल्टेनियसली द रिसर्चर सेड, ऐसा कह रहे हैं कि इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ भी उत्पन्न हो जाएगी, जो कि और भी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे काम का डाटा है वो ये है कि 2015 में जो है 200 नेशन, मतलब 200 जो राष्ट्र थे वो पेरिस एग्रीमेंट के लिए सहमत हुए थे। और इसमें जो है इसका लक्ष्य था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का प्रयास करेंगे, वहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। साथियों, एक और काम की जो चीज़ है वो है 2050 तक जो है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल लिव इन सिटीज़ एंड मोर देन 90% ऑफ देन अर्बन ग्रोथ विल अकर इन अफ्रीका। इससे बताया गया कि 2050 तक जो है 2/3 जो दुनिया की आबादी है वो शहरों में रह रही होगी, और 90% इसमें भी जो शहरी वृद्धि होगी वो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में देखी जाएगी। तो आप इनको डाटा को नोट डाउन कर सकते हैं, आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, वीडियो लंबी हो जाती है काफ़ी, लेकिन हम किसी रेलिवेंट न्यूज़ को छोड़ नहीं सकते। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप डेली डेली करेंगे तो आपको 30, 40, 50 मिनट तक के न्यूज़ में काफ़ी हद तक द हिंदू का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। अगर हम और शॉर्ट करेंगे तो बहुत सारी काम की चीज़ें जो है छूट जाएगी, जो कि ठीक नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि हम लास्टली एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें कहीं से भी पूछ ली जाती है। तो हमें ज़रूरत है कि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हर मुद्दे पर नज़र रखें। साथियों, एमपॉक्स इन दिनों काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ, आपको पता है, भारत में भी इसके कई केस पाए गए थे। तो इसमें कॉन्गो की बात की, कॉन्गो इससे ज़्यादा पीड़ित हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि कॉन्गो जो है एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वहाँ पर आप देख सकते हैं।
तो वहाँ पर भी एमपॉक्स का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है और WHO ने इसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ यहाँ पे डेथ्स वगैरह बताई कि कॉन्गो में इतनी हो चुकी है ऐसे ऐसे। कॉन्गो इज द वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज वेयर एमपॉक्स हैज़ बी इंडेमिक फॉर डिकेड्स, मतलब दशकों से काफ़ी समय से यहाँ पर जो है एमपॉक्स एक स्थानीय बीमारी के रूप में बन चुकी है। तो एमपॉक्स के बारे में बताया, ये आपको मैंने पहले के न्यूज़ में बताया कि एमपॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब कि ये जानवरों से ह्यूमन में फैल सकता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे लिए इतना ही ध्यान रखना है कि ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। नेक्स्ट जो हमारे काम का है साथियों, तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।